नमस्कार। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले खबर लेते हैं बीकानेर से, जहां केंद्रीय विधि न्याय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने आज सुबह सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता रैली निकाली गई। इस दौरान कई नव दंपतियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई। इस दौरान रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया, जिसमें कई जनप्रतिनिधि भी थे। राष्ट्रीय एकता की मिसाल को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री ने एक चाय की केबिन पर चाय बनाकर लोगों को पिलाई। सुनते हैं इस दौरान क्या कहा आमजन व केंद्रीय मंत्री ने। वंदे मातरम, मातरम, यहाँ पर अर्जुन मेघवाल भी चाय पर हाथ आजमाते हुए, भले ही देश के प्रधानमंत्री को लेकर कहा जाता है कि चाय बेचते थे, लेकिन अब अर्जुन मेघवाल एकता के संदेश के लिए यहाँ पर चाय बना रहे हैं। चाय बनाओ चाय बनाई हुई आपकी? हाँ बनावटी है। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। मैं शपथ लेता हूँ कि 25 नवंबर तक 150 नव दंपति जोड़ों तक ये एकता का संदेश प्रसारित करूंगा। अपने परिवार में भी एकता बनी रहे, इसका भरसक प्रयास करूंगा। भवानी और राजल के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती पर आज केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी के द्वारा हमें आज एकता की शपथ दिलाई गई और राष्ट्रीय एकता के संदेश के साथ साथ पारिवारिक एकता की भी शपथ दिलाई गई कि हम हमारे राष्ट्र निर्माण के अंदर एकता बनाए रखेंगे, उसके साथ ही परिवार में भी एकता बनाए रखेंगे। और ऐसी स्थिति के साथ आज हमने शपथ लिया। 150 नव दंपतियों को शपथ दिलाने का हमने आज शपथ लिया। नाम बताइए। मेरा नाम भवानी शिविर कुमावत है। मैं गांव खालीचाना है, दिल्ली में एशियन प्रोफेसर हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और साथ में राजल है, ये यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही है बिना सक्सेस। देखिए 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर ये जो यूनिटी मार्च निकालने का जो संकल्प लिया देश ने, कल दिल्ली में यूनिटी मार्च निकली, जयपुर में हमारे
भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री जी थे, केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, और आज हम बीकानेर में यूनिटी मार्च निकाल रहे हैं। ये पूरे देश में जितने भी संसदीय क्षेत्र हैं उनमें 3-3 ये यूनिटी मार्च निकलेगी 25 नवंबर तक। ये देश एक बना रहे, देश श्रेष्ठ बनता जाए और भारत को हम विकसित भारत बनाएं, इस सपने के साथ, सरदार पटेल जी की गाथा के साथ कि उन्होंने कितना महत्वपूर्ण कार्य किया था उस समय 1947 में। आपको भी ध्यान है कि अंग्रेज हमें किन परिस्थितियों में छोड़ के गए थे। एक ऐसा आदेश पास करके गए कि भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र बनेंगे, और जो देशी रियासतें हैं वो चाहें तो भारत में मिल सकती है, चाहें तो पाकिस्तान में मिल सकती है, चाहें तो स्वतंत्र रह सकती है। इन परिस्थितियों में जब जनसंख्या की अदला बदली हो रही थी, मार काट मची हुई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये चुनौती को स्वीकार किया और 562 देशी रियासतों को भारत के साथ विलय करवाया और भारत को एक बनाया। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को श्रेष्ठ बनाने में लगे हुए हैं। विकसित भारत बनाने की कल्पना उनकी 2047 तक है। तो ये जो कार्यक्रम है सरदार एट 150, इस कार्यक्रम के तहत आज हमने यूनिटी मार्च निकाली है। माँ भारती के चरणों में नमन। जैसा कि 31 अक्टूबर को उनका जन्मदिन है और उसके तहत ये एकता यात्रा है, और एकता यात्रा बता समझते हैं कि एक करना, क्योंकि हमारे वल्लभ भाई पटेल जी ने पूरे देश को एक करने का बहुत प्रयास किया और किया भी है। अगर वो नहीं होते तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसे हिस्से हैं जो भारत से दूर हो जाते। तो इसलिए उन्होंने जो भारत को एकता का, और ये एकता का संदेश जो बराबर चल रहा है, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी यह संदेश दिया है कि हम सब भारत पूरा एक है, और जो भारत का जो टूटा क्षेत्र जैसे पीए को है तो वो भी इस एकता में शामिल होगा एक दिन। तो इस प्रकार एकता का ये संदेश है और एक ही रहेंगे सब। दूरियां अब खबर जयपुर से लेते हैं। राजधानी जयपुर के मानसरोवर इलाके में स्थित निर्जा मोदी स्कूल में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। स्कूल की छत से गिरने के कारण छठी कक्षा की एक छात्रा की मौत हो गई। घटना के बाद स्कूल परिसर में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शिक्षकों व स्टाफ से पूछताछ की जा रही है ताकि घटना के सही कारणों का पता लगाया जा सके। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि छात्रा का गिरना दुर्घटनावश था या किसी अन्य कारण से। जांच पूरी होने के बाद ही सटीक कारणों का खुलासा हो सकेगा। अब खबर जोधपुर से। यूनेस्को ने घोषित अपनी क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2025 की सूची में लखनऊ को पाक कला गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में शामिल किया है। केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शनिवार को यहां जोधपुर में पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लखनवी भोजन, उसकी पारंपरिक पाट कला, स्थानीय मसालों और सामग्री के उपयोग ने उन्हें वैश्विक पहचान दिलाई है। लखनऊ के चयन से न केवल शहर की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बढ़ेगी, अपितु पर्यटन, स्थानीय उद्योग और रोजगार भी वृद्धि होगी। लखनवी व्यंजन अब विश्व पर्यटन के मानचित्र पर अपनी जगह बनाएंगे। भोजन आधारित पर्यटन बढ़ेगा, जिससे शहर की अर्थव्यवस्था और जीडीपी में सकारात्मक असर पड़ेगा। जो पारंपरिक पाक कला और खान प्रकार की प्रथाएं हैं, स्थानीय सामग्री का उपयोग और स्थानीय मसालों का उपयोग की जो पद्धति है, व्यंजनों में और नए नवाचार किस तरह से किए जा सकते हैं, इस दृष्टिकोण से, और आने वाले समय में लखनऊ के क्यूजीन बेस्ड फेस्टिवल्स जो आयोजित होंगे
उनके कारण से निश्चित रूप से लखनऊ को जो है टूरिज्म के क्षेत्र में एक नई उछाल और ऊंचाई देखने को मिलेगी। इसी क्रम में जैसा मैंने कहा कि इससे पहले भारत के 9 शहर इसमें सूचीबद्ध हुए हैं। उन 9 शहरों में जो है जयपुर हस्तशिल्प और लोक कला के रूप में सूचीबद्ध है। वाराणसी पहले से संगीत जो है, वाराणसी उस संगीत प्रथाओं के लिए संगीतमय शहर के लिए सूचीबद्ध है। चेन्नई भी संगीत के मय शहर के रूप में सूचीबद्ध है। मुंबई में जिस तरह से फिल्मों का निर्माण हो रहा है पिछले कई दशकों से, उसके चलते हुए फिल्म के सेक्टर में जो है वो सूचीबद्ध है। हैदराबाद की बिरयानी और हैदराबाद के भोजन के चलते हुए पहले से भोजन और पाकशास्त्र में सूचीबद्ध है। श्रीनगर हस्तशिल्प और लोक कला के क्षेत्र में सूचीबद्ध है। केरल का कोझिकोड जो है वो साहित्यिक सिटी के रूप में पहले से सूचीबद्ध है। और इसके अतिरिक्त लखनऊ जो है म्यूजिकल सिटी और म्यूजिकल ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस, लखनऊ घराने का संगीत, लखनऊ घराने का नृत्य और कथक, इस सब के चलते हुए पहले से सूचीबद्ध है। 9वें शहर के रूप में लखनऊ उसमें सूचीबद्ध हुआ है। मैं आप सब के माध्यम से इस खुशी को देशवासियों के साथ में और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और लखनऊ वासियों के साथ में साझा करते हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने सफलता प्राप्त की है, मैं उनका अभिनंदन करते हुए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ। अब खबर लेते हैं बिहार उपचुनाव से। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज बिहार से लौट के पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी की ऐतिहासिक रैली रही है। वहीं नीतीश कुमार के सवाल पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बना रही है, इसलिए नाखुश नजर आ रहे हैं। तो मीडिया वाले कहने लगे हमारी ज़िंदगी का सबसे छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हमने, ये तो स्थिति है। तो नीतीश कुमार ही फॉर्मेलिटी कर रहे होंगे जो आप कह रहे हैं। हो सकता वो कल किसी स्पीच में कहा होगा, कहने के लिए कह दिया होगा, पर वो मन में समझ गए कि मुझे बना नहीं रहे हैं बीजेपी वाले, और उसी रूप में कल उन्होंने कमिटमेंट करने से बचे और वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस नाम की रखी गई। और जैसे ही वो फोटो हुई मैनिफेस्टो की, और वो चले गए वहाँ से। उसका अंदाज लगा लीजिए कि क्या होने जा रहा है वहाँ पर। वैसे भी ये सर्वे हो रहे हैं, उसमें तेजस्वी नंबर 1 है वहाँ पर। हाँ सर, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी की भी सभाएं चालू हो चुकी हैं, उनके प्रचार चालू हो चुके हैं। उसको सभाएं बहुत शानदार हो रही है, और राहुल जी का जो यात्रा हुई थी उसको लोग अभी भी याद करते हैं। और बहुत शानदार पूरा बिहार उमड़ पड़ा था वहाँ पर, उस वक्त उमड़ गया था, इतनी पब्लिक आई थी। और जो राहुल जी ने थीम दी उसको लोगों ने स्वीकार भी किया। तो इसलिए चुनाव बहुत दिलचस्प चुनाव है वहाँ पर। और महागठबंधन सरकार बनाए ये लोगों की इच्छा है। और पूरे देश देख रहा है बिहार में क्या होगा, क्योंकि पूरा देश चिंतित है जिस प्रकार के रवैये अपनाए हुए हैं हरियाणा के अंदर। फिर महाराष्ट्र में सब पार्टी के सफाया हो गया, ऐसा कभी होता नहीं है। आज़ादी के बाद में पहली बार देखा कि महाराष्ट्र में जिस जगह चुनाव हुआ, आप 3-4 महीने पहले तो जीत रहे हो एक तरफा पार्लियामेंट में, और असेंबली में जो है जादू चलना चाहिए था मोदी जी का, तो पार्लियामेंट में जाना चाहिए था, क्योंकि उनको तो सरकार बनानी थी। वहाँ उनका जादू चला नहीं, तो फिर वहाँ नहीं चला तो फिर कैसे चल सकता है महाराष्ट्र के विधानसभा के अंदर। आप अंदाज लगा लीजिए किस प्रकार की तोड़ फोड़ हुई होगी वहाँ पर, किस प्रकार से धनबल का प्रयोग हुआ होगा, कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैं तो वहाँ पे था, जो धनबल और जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे वहाँ सुनते थे हम लोग, कोई कल्पना नहीं कर सकता। डेमोक्रेसी कहाँ जा रही है? अगर ये धंधे रहे इस एनडीए के, तो देश के सामने बहुत बड़े खतरे होंगे। डेमोक्रेसी बचेगी कि नहीं बचेगी, या नाम की डेमोक्रेसी रहेगी, डेमोक्रेसी नाम की रहेगी वो अलग बात है। तो ये हालात हो गए हैं। चुनाव आयोग का रवैया देखिए आप, एक
आज़ादी के बाद पहली बार देख रहा हूँ कि जो उनका बोलने की भाषा है, पत्रों का जवाब है, ये भी एक प्रकार से तानाशाही रवैये पूर्ण है वो इलेक्शन कमीशन का। उनकी ड्यूटी है, कोई शिकायत करो, शिकायत झूठी हो सच्ची हो क्या पता, पहले आपकी ड्यूटी भाई हम निष्पक्ष जांच करवा रहे हैं और कुछ नहीं कहना आपको। उसके बजाय आप जवाब सवाल कर रहे हो, आप एफिडेविट मांग रहे हो, आप बुरा भला कह रहे हो। ये क्या हो रहा है? ये चिंता वैसे होना चाहिए पूरे देशवासियों के लिए, ये मेरा मानना है। सर, राजस्थान में अभी स्लीपर बस, प्राइवेट बस वालों की हड़तालें चल रही है, परिवहन विभाग उनके ऊपर कार्रवाई कर रहा है, तो वो हड़ताल पे जा रहे हैं। उनको ये समस्या आ रही है कि हमारी ही स्लीपर बसों को, प्राइवेट बसों को ही सरकार क्यों इतनी रोका करती है। ये तो इनको चाहिए कि उनको बुला के बात करे, बैठा के समझाइश करे उनको और उनकी बात समझे। यही होता है डेमोक्रेसी के अंदर तो, कि बसों की अगर प्रॉब्लम है बस मालिकों की, उनकी अपनी प्रॉब्लम तो होती है। हमारे वक्त में कई बार आई थी तो हमने बैठ के बातचीत करी, हल निकाला और ऐसी स्ट्राइक करने की नौबत नहीं आई। तो ये तो इनकी ड्यूटी है कि, पर इनके ये सब जिम्मेवारी निभाए कौन? प्रॉब्लम ये है, ये कौन निभाए? मुख्यमंत्री सब काम नहीं कर सकते, तो भले आदमी है पंडित भजन लाल जी, तो फिर करे कौन इनके कामों को? करे कौन? तो इसलिए ये सब समस्या पैदा होती जा रही है। क्या देखिए, रेप होना, डकैती होना, हत्या होना, ये तो आम बात हो गई है। मतलब समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा चांस मिला मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री बनने का। पहली बार आप एमएलए बने हो, पहली बार मुख्यमंत्री बन गए, तो उनको तो पूरी अथॉरिटी के साथ में राज करना चाहिए, कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, तब वो कामयाब होंगे। वो कल की चिंता करते हैं कि पंडित हैं, पंडित जी हमारे जो हैं, पंडित भजन लाल जी पंडित हैं, तो कल की चिंता करते हैं। हम उनको कहते हैं आप कल की चिंता मत करो, जम के राज करो, अथॉरिटी से राज करो, तो राजस्थान में भला होगा। आप सुशासन दे पाओगे, गुड गवर्नेंस दे पाओगे, तो जनता का भला होगा नहीं होगा। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, किसके पास जाए हम लोग शिकायत करने के लिए? मतलब लोग इतने दुखी मैंने नहीं देखे कभी राजस्थान में जितने दुखी पंडित भजनलाल जी के शासन में हो रहे हैं। सर, अंता विधानसभा चुनाव में जो भाजपा के प्रत्याशी है मूरपाल सुमन, उनके लिए बीजेपी ये बोल रही है कि उन पर किसी भी प्रकार का आरोप नहीं है और बिल्कुल एक सज्जन व्यक्ति और कोई भी आरोप नहीं है, और विपक्ष के जो प्रत्याशी उन पर कई तरह के घोटालों के आरोप लगाए गए। अब वो और क्या कहेंगे? वो तो ये कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि प्रमोद जैन भाया जो है एकमात्र ऐसा विधायक है जो अपनी अलग ढंग की पहचान बने गौ सेवा के अंदर, मनुष्यों की सेवा के अंदर। हमारी स्कीमें तो बाद में आई है, ये चिरंजीवी योजना भी, फ्री मेडिसिन भी, फ्री जांचें भी। ये प्रमोद जैन भाया वो व्यक्ति जो कोई भी 12 के गरीब लोग आ गए, शहरी आदिवासी आ गए, कोई नागरिक आ गया हो जिले का या आसपास का, तो पूरे वो उनकी पत्नी जो है अस्पतालों के अंदर मरीजों का ख्याल भी रखती हैं, मरीजों के साथ में आने वाले जो अटेंडेंट होते हैं उनका ख्याल भी रखती हैं। गौशालाओं का काम वो नंबर 1 कर रहे हैं। हमने उनको मंत्री बनाया इसीलिए गो पग देखते हुए। सामूहिक शादी 2-2 हज़ार जोड़े एक साथ में शादी, कभी सुना आपने? वो कराते हैं गरीबों के लिए। और अभी हाल ही में खुद गया, पक्षियों का भी अस्पताल खोल दिया, पक्षियों के साथ में, पक्षियों का भी, चिड़िया हो, कोई तोते हो, कोई हो, उनका अस्पताल है और दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ पे उनका इलाज होने। फर्स्ट क्लास डॉक्टर्स है, मशीन है, अस्पताल खोल दिया। ये बातें कोई नहीं कहेगा। तो इसलिए तो चुनाव में तो ऐसी बातें बोलना तो आप इनके पास कहने को है नहीं कुछ भी, बीजेपी के पास कहने को कुछ नहीं है, इसलिए ऐसी बातें करेंगे। पर वहाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रमोद जैन भाया को चुनाव जिताना चाहिए वहाँ की पब्लिक को। मैं अपील भी करना चाहूँगा उनसे कि आप कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया को कामयाब करें। वो कामयाब होगा तो और ज़्यादा आपके क्षेत्र में विकास होगा और जो सामाजिक सरोकार रखते हैं वो और ज़्यादा मजबूत होगा, मेरा मानना है। सर, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि जैसे पहले अभी निकाय और पंचायत के चुनावों में जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं उनके 2 ही बच्चे होना जरूरी है,
लेकिन ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि उसको बदला जा सकता है, जिनके 3 हैं या 2 से ज्यादा हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं चुनाव में। किस तरह से देखते हैं? समय के साथ साथ में अगर कोई सरकार फैसला करती है तो अभी तो मेरे पास इसकी कोई सूचना है नहीं। अगर सूचना मेरे को मिलेगी किस रूप में क्या कहना चाहते हैं तो हम लोग उसका जवाब देंगे आपको। पर समय के साथ में हो सकता है कि कई राज्यों में ऐसी स्थिति बनी है जो आप कह रहे हो, शायद और राज्यों में भी कुछ फैसले हुए हैं, तो इसलिए मैं तुलना नहीं कर सकता। पहले देखते हैं कि वो उनकी मंशा क्या, पहले देखेंगे उसके बाद बोलेंगे आप। ठीक है।